हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना अकेडमी। और आज हम क्लास 10th एंड क्लास 11 का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टॉपिक देखेंगे, उसके एमसीक्यूज देखेंगे और नोट्स देखेंगे। तो क्लास 10 में जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है उसके अंडर डाइजेशन आपको पढ़ाया जाता है, और क्लास 11 में इसका एक सेपरेट चैप्टर है जिसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये जो वीडियो है वो नीट एस्पिरेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है, पीजीटी बायो के लिए भी हेल्पफुल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक जनरल चीज़ पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर मैंने एक डाइजेस्टिव आपको सिस्टम शो किया है डायग्रामेटिकली। तो हम स्टार्ट करेंगे माउथ से। तो माउथ इज द फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे आपको टीथ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले कि डेंटल फॉर्मूला जो है ह्यूमंस का वो क्या है। तो डेंटल फॉर्मूला है 2123 अपॉन में 2123 इंटू 2। ये ह्यूमंस का डेंटल फॉर्मूला है। 2 इज इंसाइजर्स, 1 इज कैनाइंस, प्रीमोलर इज 2 एंड मोलर 2 3। तो ये जो टीथ के नंबर्स हैं, मतलब 2 इंसाइजर्स अपर सेट ऑफ टीथ, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स एंड 3 मोलर्स। तो ये 2 सेट्स हैं अपर टीथ और नीचे लोअर टीथ। तो इस तरीके से 32 टीथ ह्यूमंस में होते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो टीथ होते हैं ह्यूमंस के वो डाईफायोडोंट होते हैं। डाईफायोडोंट मतलब उनमें कुछ टाइम के लिए मिल्क टीथ होते हैं ह्यूमंस में, और उसके बाद मिल्क के बाद उनमें कौन से टीथ आते हैं, परमानेंट टीथ आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ह्यूमन टीथ होते हैं वो हेट्रोडोंट होते हैं। हेट्रोडोंट मतलब डिफरेंट। तो जैसे कि यहाँ पे 4 सेट्स हैं टीथ के, एक सिंपल टाइप नहीं है, मतलब 4 टाइप्स ऑफ टीथ हैं, इसलिए ह्यूमन टीथ को हम हेट्रोडोंट भी कहते हैं। और उसके बाद ह्यूमन टीथ, एक और आपको वर्ड यहाँ पर याद रखना है, थीकोडोंट। थीकोडोंट मतलब जॉज के अंदर ह्यूमन के टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि ह्यूमन टीथ थीकोडोंट है, डाइफॉइडोंट है और हेट्रोडोंट है। साथ ही ह्यूमंस का डेंटल फॉर्मूला है 2123 बाई 2123 इंटू 2। उसके बाद हमें सलाइवरी ग्लैंड्स को जानना है। तो जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो क्या रिलीज करते हैं, सलाइवा रिलीज करते हैं। ठीक है, और ह्यूमंस में कितने पेयर्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के, 3 पेयर्स होते हैं, 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज पैरोटिड, जो सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। सेकेंड इज सबलिंगुअल एंड थर्ड इज सबमैंडिबुलर। तो जो पैरोटिड ग्लैंड है मैंने बताया कि ये सबसे लार्जेस्ट होता है। साथ ही ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये चीक्स के पास, नियर टू चीक ये प्रेजेंट होता है। जो सबलिंगुअल है वो टंग, बिलो टंग ये प्रेजेंट होगा। और ये इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं ऐसे बता रही हूँ। सब मैंडिबुलर नेम याद रखने की ज़रूरत है। सब मैंडिबुलर जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, जॉ के नीचे। तो लोअर जॉ के नीचे ये प्रेजेंट होंगे। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जो सलाइवरी ग्लैंड है वो एक्चुअली में 2 चीज़ें रिलीज करते हैं। फर्स्ट अमाइलेज या सलाइवरी अमाइलेज, पूरा लिखेंगे हम इसको, पूरा बोलेंगे सलाइवरी अमाइलेज, जिसे टाइलिन भी कहते हैं। ठीक है, तो सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन, पेपर में कभी कभी ये आ जाता है कि सलाइवरी अमाइलेज का अदर नेम क्या है। ठीक है, और दूसरा ये क्या रिलीज करता है, लाइजोजाइम। जो लाइजोजाइम है वो एंटी बैक्टीरियल होता है, तो इस पर भी क्वेश्चन आता है। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो एंटी बैक्टीरियल लाइजोजाइम होता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो डाइजेशन है वो कहाँ स्टार्ट हो जाता है, माउथ में स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले कौन डाइजेस्ट होता है, स्टार्च डाइजेस्ट होता है माउथ में। किसकी हेल्प से, सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से। और इसका पीएच अराउंड 6.8 होता है, और ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में, जो कि एक डाइसैकेराइड है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद जो फूड है वो एंटर करता है फेरिंग्स में। अब जो फेरिंग्स है वो दोनों की ओपनिंग है, फूड पाइप एंड विंड पाइप दोनों की। ठीक है, तो जो विंड पाइप है, विंड पाइप की ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस। विंड पाइप की ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। ठीक है, तो ताकि स्वेलो करते वक्त जो खाना है वो विंड पाइप में एंटर ना करे, तो ग्लॉटिस के ऊपर एक कवरिंग आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। तो जब भी ह्यूमन फूड स्वेलो करता है तो जो एपिग्लॉटिस है वो ग्लॉटिस को कवर कर देता है, ताकि जो फूड है वो सीधा फूड पाइप में जाए, विंड पाइप में एंटर ना हो। तो यहाँ से ये आपको चीज़ याद रखनी है।
उसके अलावा उसके बाद जो फूड है फेरिंग से होता हुआ, ठीक है, ईसोफेगस में एंटर करता है। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। और यहाँ पर फूड पाइप में रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट होती है, जिसे बोलते हैं पेरिस्टाल्टिस। पेरिस्टाल्टिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिससे खाना कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की हेल्प से नीचे मूव करता है, ठीक है। तो मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट जो प्राइमरी डाइजेशन है वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। और सबसे पहले कौन डाइजेस्ट होता है? स्टार्च डाइजेस्ट होता है। फिर जो फूड है वो मूव करेगा आपका स्टमक में, ठीक है। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है वो स्टमक में एंटर करेगा। अब हम आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें और जानेंगे, जैसे कि ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक, ईसोफेगस फूड पाइप से लेकर रेक्टम तक जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल पूरी होती है माउथ से लेकर एनस तक। इस पूरे ट्यूबुलर रीजन को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। तो ये भी एग्जाम में आ जाता है कि एलिमेंट्री कैनाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द रीजन फ्रॉम माउथ टू एनस? कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और ईसोफेगस से रेक्टम तक जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी जो लेयर होती है, मतलब जो उसकी वॉल होती है, उसमें 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये एलिमेंट्री कैनाल का क्रॉस सेक्शन है। तो हम आउटर से इनर की तरफ मूव कर रहे हैं। इनर मतलब ल्यूमन की तरफ, ब्लैंक स्पेस जो है, डक्ट जो है। सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसे बोलते हैं सीरोसा। सीरोसा इज सबसे थिन मीजोथीलियम, और ये अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस में प्रेजेंट नहीं होती। अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस में ये प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर आ जाता है मस्कुलरिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आपको इसकी सीक्वेंस भी याद करनी है, आउटर से इनर की तरफ, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो जो आउटर, आपको ये याद रखना है, तो जो मस्कुलरिस है उसमें बाहर वाली जो रीजन है उसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं, और जो इनर वाला रीजन है उसमें सर्कुलर मसल्स होती हैं। फिर आ जाता है सब म्यूकोसा। अब आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि मस्कुलरिस जो होता है उसमें कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती हैं? स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले सिरोसा जो थिन एपिथेलियम मीजोथेलियम से बना होता है। फिर आ जाता है मस्कुलरिस जिसमें आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर मसल्स होती हैं, इसमें स्मूथ मसल्स होती हैं। फिर आता है सब म्यूकोसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब म्यूकोसा जो है इसके अंदर नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, और साथ ही डिओडेनम में, डिओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे फर्स्ट पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी पार्ट्स होते हैं, उसमें जो सबसे पहला वाला रीजन है उसे बोलते हैं डिओडेनम। उसमें जो सब म्यूकोसा है उसके अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो कि रिलीज करती हैं, हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं और एंजाइम्स रिलीज करती हैं। फिर आ जाता है म्यूकोसा। अब म्यूकोसा भी आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। तो स्टमक का जो म्यूकोसा है, स्टमक के अंदर जो सबसे इनर लेयर है म्यूकोसा, वो उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, मतलब वो म्यूकोसा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाती है। और यही म्यूकोसा इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में यही म्यूकोसा क्या बनाती है? विलाई बनाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और इन विलाई में छोटे छोटे बेस पे क्रिप्ट्स बने होते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुल। इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। इसको आगे हम थोड़ा सा और देखेंगे, आगे मूव करते हैं। अब हमने माउथ पढ़ लिया, उसके बाद हमने सलाइवी ग्लैंड्स पढ़ लिया, लार्जेस्ट इज पैरोटिड 6.8 टीएच सलाइवी अमाइलेज रिलीज करता है, ये स्टार्च पे एक्ट करता है। फिर हमने फेरिंग्स पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा था कि एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है, विंड पाइप को जो कवर कर देता है जब फूड को स्वेलो करते हैं। फिर ईसोफेगस पढ़ा, जहाँ पे हमने देखा कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। उसके बाद हमने ये देखा कि ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, और उनका हमने नाम पढ़ा, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। उसके बाद अब हम एंटर करेंगे स्टमक वाले रीजन पर। तो स्टमक वाले रीजन को, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि जो म्यूकोसा होता है स्टमक का, उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो म्यूकोसा होता है स्टमक का, उसके अंदर गैस्ट्रिक
ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो 3 टाइप के सेल्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो होता है वो होता है म्यूकस नेक सेल्स, और ये क्या रिलीज करता है, म्यूकस रिलीज करता है। अभी हम इसके फंक्शंस भी देखेंगे। दूसरा जो सेल है, आपको ये नाम भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है पेप्टिक और चीफ सेल। पेप्टिक और चीफ सेल ये रिलीज करता है पेप्सिनोजन एंजाइम। थर्ड जो है वो है पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल। ये क्या रिलीज करता है, HCl रिलीज करता है। तो पेराइटल और ऑक्जेनेटिक सेल जो HCl करता है रिलीज, इसके दो फंक्शन होते हैं। पहला एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना स्टमक को, और एक्टिवेट करना प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन एंजाइम को, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाए। तो इसका मतलब अगर HCl रिलीज होगा, pH एसिडिक हो जाएगा स्टमक का, और पेप्सिनोजन पे ये एक्ट करके उसे किस में कन्वर्ट करेगा, पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा। इसके अलावा HCl का एक और फंक्शन है, ये असेंशियल है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में एसेंशियल है, इंटेस्टाइन में विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए ये हेल्पफुल है। अगर ये रिलीज नहीं होता तो पेप्सिन पेप्सिन नहीं बनेगा पेप्सिनोजन से, और दूसरा विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से कौन सी डिजीज हो सकती है, परनीशियस एनीमिया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से या फिर HCl ही रिलीज ना हो, ये सेल्स एक्ट ना करें, तो आपको परनीशियस एनीमिया हो सकता है। तो पेप्सिन जो है वो किस पे एक्ट करेगा, प्रोटीन के डाइजेशन पे एक्ट करेगा, और म्यूकस नेक सेल्स क्या करेंगे, HCl जो रिलीज हुआ है उससे स्टमक की प्रोटेक्शन के लिए अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें देख ली हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब हम आगे मूव करेंगे। तो हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स देख लिया, इंट्रिंसिक फैक्टर्स देख लिए। अब हमें आगे मूव करना है। तो अब इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें स्टमक के बारे में पढ़ लिया था, जो स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो जूस रिलीज करते हैं, गैस्ट्रिक जूस, उसके हमने फंक्शंस पढ़ लिए थे। 3 सेल्स जो हमने देखे थे वो पढ़ लिए हमने, चीफ सेल्स, म्यूकस नेक सेल्स एंड पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स। अब हमें एक और चीज़ याद रखनी है कि एक और एंजाइम होता है रेनिन, जो स्टमक रिलीज करता है, बट ये 22 ईयर्स से कम के लोगों में प्रेजेंट होता है। बेसिकली इन्फेंट्स में ये प्रेजेंट होता है, और ये हेल्प करता है मिल्क के डाइजेशन में। तो मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में रेनिन हेल्प करता है इन इन्फेंट्स। ठीक है, उसके बाद अब हमें मूव करना है स्मॉल इंटेस्टाइन पे। तो मैंने जैसे बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के भी पार्ट्स होते हैं, जैसे डिओडेनम, जेजुनम, इलियम। सबसे कॉइल्ड और सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन का है वो है इलियम। तो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट और सबसे कॉइल्ड पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो इलियम है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर कौन कौन से सिक्रीशंस आते हैं। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें 2 सिक्रीशंस वर्क करते हैं। फर्स्ट इज पेनक्रियाटिक जूस, जो उसे पेनक्रियाज से मिलता है, और जो सेकंड है वो है इंटेस्टाइनल जूस या फिर सक्कस एंटेरिकस। ठीक है, ये वर्ड भी आता है एग्जाम में कि सक्कस एंटेरिकस क्या होता है, इस पर भी मैंने क्वेश्चन भी डाला हुआ है। तो सक्कस एंटेरिकस या फिर इंटेस्टाइनल जूस, तो ये दोनों फंक्शन करते हैं डाइजेशन में फूड के। एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि कंप्लीट डाइजेशन जो खाने का होता है, कंप्लीट डाइजेशन जो फूड का होता है, वो कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। अब उसके बाद हमें यहाँ पर ये लीवर देखना है। ठीक है, तो लीवर इज एक्सेसरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियाज, ये एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं डाइजेशन में जो हेल्प करती हैं। ओके, तो जो लिवर है उसमें ग्रीन कलर का आपको ऑर्गन दिख रहा होगा, तो ये गॉल ब्लैडर है। तो गॉल ब्लैडर क्या स्टोर करता है और रिलीज करता है, बाइल जूस। तो बाइल जूस का मेन फंक्शन होता है फैट्स को इमल्सीफाई करना, मतलब फैट्स को छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये बाइल जूस का काम है। तो बाइल जूस रिलीज होता है और पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है डिओडेनम में, जो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का।
और जो पेनक्रियाटिक जूस है इसमें बेसिकली कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो इसमें होता है ट्रिप्सिन जो कि किस पे एक्ट करता है, प्रोटीन पे, अमाइलेज जो कि पॉलीसेकेराइड्स पे एक्ट करता है, पॉलीसेकेराइड्स पे एक्ट करता है, देन लाइपेज जो इमल्सिफाइड फैट्स पे एक्ट करता है या फैट्स पे भी हम बोल सकते हैं एक्ट करता है, न्यूक्लियेजेस, न्यूक्लियेजेस जो न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड पे एक्ट करते हैं। बेसिकली आपको शुरू के 3 से मतलब है, और इसमें ये याद रखना है कि स्टमक का कौन सा सेम एंजाइम है जो प्रोटीन पे एक्ट कर रहा था, पेप्सिन, और पेनक्रियाटिक जूस का कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन पे एक्ट कर रहा है, ट्रिप्सिन। ऐसे ही अमाइलेज पॉलीसेकेराइड पे एक्ट कर रहा है, और सलाइवी अमाइलेज भी पॉलीसेकेराइड पे स्पेशली स्टार्च पे एक्ट करते हैं, लाइपेज फैट्स पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ट्रिप्सिन एक्ट करता है, यहाँ पर हम ऐसे करके देख लेते हैं कि प्रोटीन पर एक्ट करता है ट्रिप्सिन और उसको कन्वर्ट करता है किसमें, डाइपेप्टाइड्स में। फाइनल प्रोडक्ट आपको ये याद रखना है कि अब जैसे कि डाइपेप्टाइड इस पे कौन एक्ट करेंगे, अब इनके यहाँ से जो भी प्रोडक्ट मिलेंगे पेनक्रियाटिक जूस के डाइजेशन के बाद जो भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे उन पे इंटेस्टाइनल जूस एक्ट करेगा और उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि प्रोटीन के डाइजेशन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, अमीनो एसिड है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, पॉलीसेकेराइड्स पे एक्ट करेगा, जैसे कि स्टार्च पे एक्ट करेगा हमारा अमाइलेज और उसको किस में कन्वर्ट करेगा, डाइसेकेराइड्स में कन्वर्ट करेगा। अब इन डाइसेकेराइड्स पे इंटेस्टाइनल जूस एक्ट करेगा और इनको किन पे कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज, जो भी ये जिस टाइप के भी डाइसेकेराइड होंगे उसको इनको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या गैलेक्टोज में। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है फैट्स, फैट्स पे लाइपेज एक्ट करेगा और उसको मोनोग्लिसराइड्स तक ब्रेक डाउन करेगा और इस पे इंटेस्टाइनल जूस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक्ट करेंगे और इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अभी मैं इसे फिर से साफ साफ लिखूंगी। ठीक है, तो ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स हैं जो डाइजेशन के बाद, जो मेन चीज़ें हैं उनके डाइजेशन के बाद हमें मिलते हैं। तो अब आप क्लीन साफ सुथरा एक बार देख लें। तो जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले पेनक्रियाटिक जूस एक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इनके जो भी बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे कौन एक्ट करता है, इंटेस्टाइनल जूस एक्ट करता है। अब आपको ये याद रखना है कि जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं। तो फैट का जो फाइनल प्रोडक्ट है, शुरू से लेकर एंड तक जितने भी डाइजेशन के स्टेप्स देखे, वो हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। उसके बाद प्रोटीन का जो फाइनल प्रोडक्ट है डाइजेशन के बाद वो क्या है, अमीनो एसिड, और स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड्स, इनका फाइनल प्रोडक्ट एंड में क्या हो सकता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या गैलेक्टोज, डिपेंड्स कि वो कौन सा सेकेराइड बनाए, क्या डाइसेकेराइड बनाया उन्होंने। उसके बाद आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो गया फूड का, बट ये जो चीज़ें हैं ये ब्लड स्ट्रीम में कैसे एंटर करेंगी। तो ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने के लिए इन्हें जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है उसे क्रॉस करके ब्लड में जाना पड़ेगा। तो बाकी चीज़ें तो इजीली चली जाएंगी जैसे प्रोटीन, अमीनो एसिड्स एंड स्टार्च वगैरह, बट जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है वो तो इनसॉल्युबल होते हैं, तो उनके ऊपर प्रोटीन एक कोटिंग बनाएगा और इसे हम कहेंगे काइलोमाइक्रॉन्स। तो काइलोमाइक्रॉन्स फिर क्रॉस कर सकते हैं इंटेस्टाइन को, और ये किसकी हेल्प से करेंगे, तो हमें ये याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा है उसमें स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, और इन विलाई में लैक्टियल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल को क्रॉस कर इस बैरियर को क्रॉस करने में और मूव करने के लिए किसमें, ब्लड में। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बहुत ही शॉर्ट करके मैंने चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करी हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ताकि अब हम MCQs को स्टार्ट कर सकें। तो क्वेश्चन 1
क्योंकि यहाँ पर क्लास 10 भी मैंने लिया है और क्लास 11 भी लिया है, तो आपको नोट्स पर ध्यान रखना, जो मैंने भी बताया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस कवर करना इज़ टफ। ठीक है, तो मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। बट अगर आप, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिए उसी में से आए, ऐसा भी हो सकता है कि जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया उसमें से भी कुछ आ जाए, तो आपको एक्सप्लेनेशन पे भी ध्यान देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन? हर्बीवोर की लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, क्योंकि उन्हें डाइजेस्ट करना होता है स्टार्च, सेल्यूलोज, ये चीज़ें उन्हें डाइजेस्ट करनी होती है, तो इसीलिए उनकी जो इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ बड़ी होती है। तो आंसर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज नोन एज? अमीबा का फूड टेकिंग प्रोसेस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस, यहाँ पे FAGO है। Question number 3. The length of small intestine is 6.5 meters. The organism having parasitic mode of nutrition. तो कई सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ये आप 6th क्लास की वीडियो भी देख सकते हैं। बहुत वैसे तो सबको पता ही होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, और हेट्रोट्रॉफिक में अब कई सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। होलोजोइक, सॉलिड फूड जो लेते हैं, और सैप्रोफाइटिक जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, जैसे कि मशरूम्स। और जो लास्ट है वो है पैरासिटिक, जहाँ पर होस्ट एंड पैरासाइट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो ये मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो यहाँ पे बताया कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसका है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन है, जिससे कौन सी डिजीज होती है? मलेरिया, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो वेक्टर है वो कौन सा होता है? एडीज एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। ठीक है, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो इज द वेक्टर, और इसके बाइट से कौन सी डिजीज होती है? मलेरिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग हैव सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? तो ये मैंने बताया जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सैप्रोफाइटिक कहते हैं। तो मशरूम्स, जितने भी फंगस हैं, सभी सैप्रोफाइट्स हैं। आपने ये पढ़ा होगा 9th क्लास में कि 5 किंगडम्स होते हैं। यहाँ से एक और चीज़ मैं बता दूँ, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, ये 5 किंगडम होते हैं। इसमें से जो किंगडम 3 है ये सैप्रोफाइट्स होते हैं, और किंगडम 1 जो है ये सोल मेंबर इसके होते हैं बैक्टीरिया, मतलब जितने भी बैक्टीरिया वो मोनेरा के पार्ट हैं। तो यहाँ से आपने 2 क्वेश्चन और समझ लिए। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये जो RH विटैकर ने दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और इसके नेम्स। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ ह्यूमन फूड बिगिंस इन? तो ये अभी हमने बहुत अच्छे से देखा कि माउथ में फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले कौन डाइजेस्ट होता है? स्टार्च डाइजेस्ट होता है, किसमें? माल्टोज में। क्वेश्चन नंबर 7, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बाइल इज सिक्रीटेड बाय? बाइल कौन रिलीज करता है? लिवर। तो ऐसे करके डायग्राम में शो किया था कि गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर्ड होता है और ये रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 8, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ऑटोट्रॉफिक के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम लीवर? अब ये तो पता चल गया कि लीवर या गॉल ब्लैडर रिलीज करता है बाइल को, बट कौन से पार्ट में वो बाइल जूस एक्ट करते हैं? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो बाइल जूस एक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन? जैसे अभी मैंने बताया था कि दोनों ही एंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन किस पे एक्ट करते हैं? प्रोटीन पे एक्ट करते हैं। बट पेप्सिन कौन रिलीज करता है? स्टमक रिलीज करता है। और ट्रिप्सिन कौन रिलीज करता है? पेनक्रियाज रिलीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन के स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले आप खाने को इंजेस्ट करेंगे, फिर डाइजेशन होगा, जो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में देखा कि कंप्लीट डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्ब होगा, मतलब वो जो ब्लड
फूड स्मॉलेस्ट पार्टिकल फूड है वो ब्लड में मूव करेगा, एसिमिलेट होगा, सेल्स अपने रिपेयर और ग्रोथ के लिए उसे यूज करेंगे, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम में स्टोर होगा और एनस के थ्रू इजेक्ट हो जाएगा बॉडी से। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर आर द प्रोटीन्स फर्स्ट डाइजेस्टेड इन द एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल में प्रोटीन सबसे पहले कहाँ डाइजेस्ट होता है? स्टमक में डाइजेस्ट होता है पेप्सिन की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 13, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ इफेक्ट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक को कौन बचाता है? ओहो, क्वेश्चन ये है कि स्टमक में हार्मफुल इफेक्ट HCl, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा, यहाँ पे कुछ मिसिंग है तो इसको लीव करके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स ऑन। स्टोमेटल पोर बीच में होता है स्टोमा, ठीक है, और स्टोमेटल पोर, ये स्टोमेटल पोर है और इसके साइड में होते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। तो जो गार्ड सेल्स हैं वो अगर उनमें वाटर इन होता है तो वो स्वेल हो जाते हैं, उनकी स्वेलिंग की वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, द सेल्यूलर एनर्जी रिजर्व्स इन ऑटोट्रॉफिस। ऑटोट्रॉफ जो होते हैं जैसे प्लांट्स, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में जो भी एक्स्ट्रा वो फूड बना रहे हैं वो स्टार्च की फॉर्म में उनकी लीव्स में स्टोर हो जाते हैं, और अगर आप इस पे आयोडीन सॉल्यूशन डालें तो अगर उसकी उस टिश्यू में स्टार्च प्रेजेंट है तो कौन सा कलर देगा? ब्लू ब्लैक। यहाँ से आपका 2 MCQ और क्लियर हो गया। और यहाँ से एक और चीज़, ह्यूमंस में जो रिजर्व है ह्यूमंस के केस में वो क्या है? ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन कहाँ पे जाके स्टोर होगा? लीवर में। जैसे स्टार्च लीव्स में और ग्लाइकोजन ह्यूमंस के केस में फूड रिजर्व है, लीवर में जाके स्टोर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, द ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो कहाँ से आता है? वो ऑक्सीजन आता है पानी से। H2O स्प्लिट हो जाता है और ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। Question number 17, in which of the following groups of organism the food material is broken down outside the body and then absorbed? फूड मटेरियल को वो बाहर ब्रोक करते हैं और फिर उसके बाद उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये कौन है? सेप्रोफाइट्स हैं बेसिकली। तो आपको सेप्रोफाइट्स मैंने बताया कि जितने भी फंगस हैं वो सारे क्या हैं? सेप्रोफाइट्स हैं। तो ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड ये फंगस हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इन द विंड पाइप? तो एंट्री ऑफ फूड इन द विंड पाइप कौन प्रिवेंट करता है? एपिग्लॉटिस, जो ग्लॉटिस को कवर कर देता है। क्वेश्चन नंबर 18 19, द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड। गॉल ब्लैडर की डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। तो यहाँ पर एक और चीज, जो डायग्राम बनाया था उसमें गॉल ब्लैडर की डक्ट होती है सिस्टिक डक्ट। जैसे अगर ये लीवर है मान लें और ये है हिपैटिक डक्ट, तो ये दोनों मिलकर बनाती है, ये सिस्टिक डक्ट है गॉल ब्लैडर की और ये हिपैटिक डक्ट है किसकी? लिवर की। तो यहाँ पर मैंने लिखा है देखिए, बाइल डक्ट एंड पेनक्रियाटिक डक्ट, ओ सॉरी, गॉल ब्लैडर की डक्ट सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट मिलके बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट। और इससे जब पेनक्रियाज की डक्ट मिल जाती है, जैसे अगर इसे पेनक्रियाज मान लें, तो ये जो कॉमन डक्ट है इसे हम क्या बोलते हैं? हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 20, द टॉक्सिक सब्सटेंस इन द डाइट आर डी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ चुका है ये, लिवर। तो जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है ह्यूमन बॉडी में वो कहाँ डिटॉक्सिफाई होते हैं? लिवर में। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड रिगार्डिंग द सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड? तो ये सही है, मैंने बताया था कि स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 टाइप के सेल होते हैं। स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 टाइप के सेल होते हैं, उसमें से म्यूकस नेक सेल सिक्रीट म्यूकस, चीफ नेक सेल्स सिक्रीट कोएंजाइम पेप्सिनोजन, और ये जो लास्ट वाले लिखा है गलत है, ये होंगे पैराइटल सेल्स या ऑक्सिनेटिक सेल्स। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, सक्कस एंटेरिकस इज द नेम गिवन टू। ये भी मैंने बताया था पढ़ाते वक्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेस्टाइनल जूस को ही सक्कस एंटेरिकस कहते हैं, जो म्यूकोसा रिलीज करता है, किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का म्यूकोसा। क्वेश्चन नंबर 23, इन जॉन्डिस स्किन एंड आईज टर्न येलो। तो जॉन्डिस में बाइल पिगमेंट्स की डिपोजिशन की वजह से
आई और स्किन येलो पड़ जाते हैं, तो ये किसकी मेल फंक्शनिंग शो कर रहा है? लिवर की, क्योंकि लिवर में गॉल ब्लैडर बाइल जूस को रिलीज वो करता है, स्टोर और रिलीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वॉमिटिंग इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, और ये वॉमिट सेंटर से कंट्रोल होता है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मेडुला या मेडुला ओब्लोंगेटा भी आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द एंटीबैक्टीरियल एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा, सबसे फर्स्ट स्लाइड में लिखा था लाइसोजाइम। लाइसोजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा along with salivary amylase and it has antibacterial action। तो इस क्वेश्चन से वीडियो एंड होती है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक ज़रूर दें। कोई कमेंट आपको करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कोई सजेशन देना है तो वो भी आप कमेंट्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। बाकी की वीडियोस भी आप ज़रूर देखें मेरे चैनल पे बायो की।